हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 20 जनवरी 2021। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज और आइडिया पेज से। देखो, फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ क्रिकेट मेड इन इंडिया। ये आर्टिकल है अभी जो ब्रिस्बेन में जो गाबा क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल टेस्ट में इस एक सीरीज़ खेली जा रही थी टेस्ट मैच की, जिसके बारे में आपको पता होगा, जिसमें इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। तो उस चीज़ को लेकर के पूरा डिटेल आउट कर रहे हैं कि क्या हमारे यहाँ पर पीछे से तैयारियाँ थी जिसका ये रिज़ल्ट निकल के आया। जब हमारे लीडिंग प्लेयर्स वहाँ पर एब्सेंट थे, उसके बावजूद जो बेंच पे बैठने वाली थी, बेंच स्ट्रेंथ थी, उन लोगों ने आगे आकर परफॉर्म किया और फिर बाद में आप देखोगे अल्टीमेटली इंडिया की जीत होती है। तो यहाँ से जो आउटकम्स हैं वो क्या है? वेल प्रिपेयर्ड रहना। आप भी इसी तरीके से तैयार किया करो प्रिपरेशन हमारी, कि यहाँ पर इस आर्टिकल में पूरा डिटेल में बताया गया है कि किस तरीके से आईपीएल ने सबको मौका दिया है कि एक रिमोट एरिया से जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर परफॉर्म करने आते हैं। साथ में दूर दूर तक एक्सपोजर दिलाना, इंटरनेशनली जो लोग हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं उनसे उनको ट्रेनिंग दिलाना। तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमें सीखने को मिलती हैं कि और जो स्पोर्ट्स सेगमेंट है, क्रिकेट के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स सेगमेंट्स हैं, उनमें भी इसी चीज़ को अप्लाई करने की ज़रूरत है। वैसे तो खैर अप्लाई करना शुरू कर दिया, जैसे फुटबॉल में आईएसएल होता है, ठीक है, ऐसे ही बैडमिंटन की भी होती है, यूं ही कबड्डी का भी होता है। तो सभी स्पोर्ट्स में अगर इस तरीके से कंपटीशन होगा तो ऑटोमेटिकली अपने यहाँ का इंडिया का जो टैलेंट है, देखो लगभग 1.3 बिलियन है, 1.35 बिलियन पॉपुलेशन है हमारी, 135 करोड़ लोग हैं। तो उनमें से अगर 11 जने खेलने जा रहे हैं, इसका मतलब उनमें टैलेंट तो डेफिनेटली है, ठीक है। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं दूसरे स्पोर्ट्स सेक्टर में भी लगाने की ज़रूरत है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही काम की चीज़ थी, थोड़ा बहुत मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर क्या तैयारी होनी चाहिए जिससे कि रिजल्ट ये निकल के आए। कभी एग्जाम्पल के तौर पे कोट करने की ज़रूरत पड़े तो ठीक, नहीं तो थोड़ा बहुत अवेयर तो होना ही चाहिए, जिसके बारे में हमने बात कर ली। दूसरा आर्टिकल है प्रेसिडेंट बाइडेन। आज यूएसए के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे, 46th प्रेसिडेंट, उनका ओथ सेरेमनी है। और आप देखोगे कितनी सारी परेशानियों का सामना कर रहा है आज यूएसए। उन्हीं चीज़ों को रिपीट किया जा रहा है इस आर्टिकल में कि सिक्योरिटी कंसर्न है, पोलराइज्ड सोसाइटी है, पेंडेमिक की प्रॉब्लम है, इकोनॉमी बहुत सारी क्राइसिस का सामना कर रही है। चाइना हर एक प्लेटफॉर्म पर इंटरनेशनली यूएसए को चैलेंज कर रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप की बात करो या फिर अपनी डोमिनेंस को क्रिएट करने की बात करो। बाकी फिर चीज़ें क्या रही हैं, वही चीज़ें जो ऑलरेडी हमने बहुत बार देख ली, तो ये आर्टिकल भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। आगे अगर हम देखें तो फिर इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर कुछ नहीं आता है। बैटल ग्राउंड बंगाल, ये बंगाल की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। सेविंग द रिपब्लिक, बोला 26 जनवरी आ रही है, और जिस तरीके से 26 जनवरी 1950 को जो हमने ड्रीम देखा था इंडिया के लिए, वो ड्रीम अगर पूरा करना है तो अभी जो फोर्सेस काम कर रहे हैं उन फोर्सेस को रोकना पड़ेगा। और फिर पूरी पॉलिटिक्स को यहाँ पे बताया गया है जो हमारे बिल्कुल काम की नहीं है, ठीक है। सेकंड जेंटलमैन, ये भी बिल्कुल काम के नहीं है। तो इस तरीके से आज एडिटोरियल पेज पे एक भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। चलते हैं आइडिया पेज पे। आइडिया पेज पे हमारे सामने आर्टिकल है नो द नेबर। अब इसमें आप देखोगे एक आर्टिकल पहले आया था जिसमें सुरजन और चिनॉय ने अपनी तरफ से बताया था कि चाइना जो 1.5 वॉर की बात करता है, माओ जेडोंग जो बार बार रिपीट कर रहे थे कि पास्ट में हमने 1.5 वॉर जीता हुआ है इंडिया से, इंडिया को बहुत कुछ सिखाया हुआ है। तो यहाँ पर जो राइटर हैं उस आर्टिकल को काउंटर कर रहे हैं। तो इतना कोई सब्सटेंशिएट या हम कह सकते हैं कोई सॉलिड यहाँ पर आर्ग्यूमेंट या फिर कहें कि यहाँ से हम कुछ पिक करें तो वो है नहीं। जो मेन चीज़ निकल के आ रही है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है कुछ ऐसी कि एक तो ये कि चाइना का जो स्टडी होना चाहिए इंडिया में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पर चाइना को लेकर के इन डेप्थ स्टडी होती हो, अकॉर्डिंग टू राइटर्स। तो बोला एक तो अगर चाइना के बिहेवियर को आप समझना चाहते हो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, तो दूसरे देश क्या सोचते हैं, यूनाइटेड किंगडम क्या सोचता है, यूनाइटेड स्टेट्स क्या सोचता है, वो चीज़ आप अपने ऊपर अप्लाई मत करो। आप यहाँ पर अपने खुद के यहाँ पर चाइना इंडिया रिलेशन को, चाइना इंडिया टाइज को पास्ट पर्सपेक्टिव में भी स्टडी करवाने के लिए क्यों ना नए डिपार्टमेंट्स लॉन्च करो, या फिर जो स्टडी होनी चाहिए इंटरनेशनल रिलेशन में, वो स्टडी जिसकी कमी है इंडिया में, उस स्टडी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कहने का मतलब चाइना इंडिया
जो आज क्राइसिस देख रहा है, जो एक तरीके से लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख में स्टैंड ऑफ है चाइनीज़ आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में, अगर हमें चाइना को वाकई में डिकोड करना है, समझना है और चाइना ने क्या किया है, क्या रिलेशन रहे हैं, तो उसके लिए हमारे यहाँ पर रिसर्च होने की ज़रूरत है चाइना पर। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आ रहा है। बाकी चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल भी काम की नहीं है, जो हमारे काम के आए। कभी कभी सजेशन देना हो ना चाइना इंडिया रिलेशन में और हम किस तरीके से चाइना को हैंडल कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली ये चीज़ कोट करना कि चाइना का क्या माइंडसेट है, उसको डीकोड करना, उसको अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना, और जो चैलेंज चाइना हमें दे रहा है उसको कैसे रिस्पॉन्ड करें, उसके लिए एक इन डेप्थ स्टडी रिसर्च होने की ज़रूरत है। हमें दूसरे कंट्रीज़ पर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस आर्टिकल की मेन चीज़ यही थी। बाकी बचे हैं 2 आर्टिकल, दोनों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहला तो आर्टिकल है रेरा से रिलेटेड, ठीक है, जिसका आपको पता ही है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, रेरा, ठीक है। अच्छा आर्टिकल है, देखेंगे। इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव आएगा कि प्रधानमंत्री ने ऐसे किया ऐसे किया, बट आर्टिकल में जो जिस्ट है ना वो बड़ा काम का है, देखेंगे इस आर्टिकल को। दूसरा आर्टिकल है यस इंडिया कैन। इसमें अभी बताया जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत की बजाय हमें आत्मविश्वासी भारत की तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ पर तो देखो क्रिटिसाइज करेंगी या फिर कुछ आर्ग्यूमेंट अपने देंगी, तो हम उन आर्ग्यूमेंट्स को कैसे फेवर करेंगे, बोला आत्मनिर्भर भारत को और अच्छे से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्यों ना फिर आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ में आत्मविश्वासी भारत भी बनाया जाए। इंस्टीड ऑफ नहीं, हम साथ साथ में बनाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे इस आर्टिकल को अपनी तरफ से डायनेमिक्स अप्लाई करके और आंसर राइटिंग में यूज करने का हमारे लिए हम पॉइंट पिक करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, दोनों आइडिया पेज से हैं, देखते हैं एक एक को डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है कोऑपरेट फॉर द कंज्यूमर। यह आर्टिकल लिखा हुआ है हरदीप एस पुरी, ये सेंट्रल मिनिस्टर हैं यूनियन गवर्नमेंट में। देखो, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आज के टाइम पे जो सरकार है उसका, ठीक है। और कंज्यूमर हमेशा सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए एक फलक्रम होता है, एक बेस होता है, जहाँ पर सारी इंडस्ट्रीज़ फ्लोरिश करती हैं, आगे बढ़ती हैं, राइज करती हैं। तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी हम ग्रोथ और डेवलपमेंट रजिस्टर कर सकते हैं। देखो, पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो जब से रेरा आया है तब से लेकर अब तक जो भी होम बायर्स हैं उनके इंटरेस्ट को रेरा ने प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की है। राइटर यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं, बोले रेरा के साथ में जीएसटी का आना, डिमोनेटाइजेशन का करना, ये कहीं ना कहीं ये अब तक का जो अनरेगुलेटेड सेक्टर था ना, रियल एस्टेट का या जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर था, जिसमें कोई रेगुलेशन नहीं था, कोई कानून नहीं था, मन में आए जो अपने हिसाब से बनाते थे, तो इसकी ये तीनों जो इवेंट्स थे ना, इन तीनों इवेंट्स ने इस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं बहुत गजब के रिफॉर्म लाने का काम किया है। और पर्टिकुलरली जो रियल एस्टेट सेक्टर था ना, जिसमें बड़े बड़े मॉल, ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पर उस पूरे को क्लीन करने में बड़ा हेल्प किया है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोविज़न भी हम रेरा में देख सकते हैं, जिससे आप देख सकते हो कि अभी तक इस सेक्टर के लिए जो बेन बना हुआ था, मतलब जो अभिशाप बना हुआ था, उन सभी प्रॉब्लम्स को अब इन रेरा के बेसिस पे एड्रेस किया जा रहा है, ठीक है। देखो, जब भी कोई प्रोजेक्ट प्लान किया जाता है तो ऐसा होना चाहिए कि उसमें प्रॉपर एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लिया जाए कि हाँ भाई, कितना आपका कारपेट एरिया है, कितनी आप हाइट लेने वाले हो, कितने रेट पे आप बेचोगे मकान को, लोन कहाँ से होगा, लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा। एक तो होता है प्रोमोटर, एक होता है बायर। प्रोमोटर का मतलब जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है, अब इन्वेस्ट किया है तो वो कुछ ना कुछ फ़ायदे के लिए ही तो करेगा ना इन्वेस्ट बिल्डिंग के अंदर। कि मान लो बड़ा कोई मॉल बन रहा है, ठीक है, उस मॉल में किसी एक इंडिविजुअल ए ने पैसा इन्वेस्ट किए कि भाई ठीक है ये मॉल बनेगा, तो उसके बाद में पैसा रिटर्न में मुझे मिलेगा, तो मुझे कुछ ना कुछ फ़ायदा होने वाला है, तो इसी वजह से तो वो इन्वेस्ट करेगा। तो ये तो हो गया प्रोमोटर। अब इस तरफ आप देखोगे बायर जब आएगा तो बायर वहाँ पे खरीदेगा, मॉल में कोई एक शॉप खरीदे या कुछ भी खरीदे, तो वो वहाँ पर जैसे ही पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उसको लोन लेना पड़ता है। तो लोन पर कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है बायर को और कितना प्रोमोटर को फ़ायदा हो रहा है, इन दोनों चीज़ों को रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उस चीज़ को एनविसाज करने के लिए एक प्रॉपर रेगुलेटरी अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी स्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी होता है, और वो चीज़ कहीं ना कहीं रेरा का एनविसाज कर रहा है, ठीक है। तो इस सेलिंग या बाइंग का जो प्रोसेस था, जिसमें अभी तक हर जगह पे छल थी,
डिसीटफुल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती थी, मतलब बड़े बड़े ऐड दिखा दिए, लोगों को झांसे में ले लिया, फिर खरीद फरोख्त हो रही है, टाइम पे डिलीवरी हो नहीं रही है कंज्यूमर को। देखा करो बहुत सारे प्रॉब्लम है इस रियल एस्टेट की प्रॉब्लम में, कि मान लो एक मॉल बन गया, आपके पास में पैसा आया, आपने इन्वेस्ट कर दिया, और आपको आप जब शॉप का पोजीशन लेने जाते हो तो पता पड़ता है कि शॉप का कंस्ट्रक्शन ही कंप्लीट नहीं हुआ टाइम पे, ना टाइम पे पोजीशन मिलता है, ना कंप्लीशन होता है, और इवन फिर बाद में भी बहुत सारे लिटिगेशन में फंसा रह जाता है वो पूरी प्रॉपर्टी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं एक रेगुलेशन की ज़रूरत थी, और वो जो रेरा है कहीं ना कहीं फुलफिल कर रहा है। देखो प्रोमोटर्स को ज़रूरत है कि वो प्रोजेक्ट का जितना कुछ भी है उसके लिए एक एक प्रोजेक्ट के लिए अलग बैंक अकाउंट बनाए रेरा के अंडर में। उससे क्या हो जाएगा, वो फंड डाइवर्जन को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाएंगे। जब ट्रैकिंग होगी कि हाँ पैसा कहाँ से आया कहाँ गया, तो उस चीज़ को रेगुलेट करना बड़ा आसान हो जाता है जब एक प्रोजेक्ट के लिए एक बैंक अकाउंट बन जाए। इसके अलावा वहाँ पर मैंडेटरी भी किया हुआ है रेरा के बेसिस पे कि जो भी कारपेट एरिया का मतलब आप जैसे घर बना लेते हो ना, तो दीवारों का पूरा प्लॉट एरिया है, उसमें से दीवारों ने जो स्पेस रोक रखा है उसको माइनस कर दो, बाकी जितना एरिया आपका फर्श का दिखाई देता है उसको कारपेट एरिया बोलते हैं। तो बोले कि आप साइज को भी डिस्क्लोज करो कि आपके यहाँ पर कारपेट एरिया कितना है। साथ में ये कारपेट एरिया का जो करप्शन है ना, या इसमें इसका डेटा प्रॉपर ना डिक्लेयर करना, यही रूट कॉज हुआ करता था इस पूरे सिस्टम में, ट्रेड प्रैक्टिसेस में जो अनफेयर जो एक्टिविटीज़ होती थी उसकी। ठीक है, अगर हम देखें इंटरेस्ट रेट की बात करें तो प्रोमोटर्स और बायर्स के लिए एक प्रॉपर वे में रेगुलेशन होना ज़रूरी था। मतलब इक्विटी का रीइंफोर्समेंट होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इससे क्या होता है, जो प्रोमोटर है उसको भी घाटा ना हो या ज़्यादा फायदा ना उठा ले, और बायर को घाटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर का प्रोटेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसा हमने शुरुआत में देखा, कोई भी इंडस्ट्री तभी फ्लॉरिश करती है जब उसके कंज्यूमर के बारे में वो पर्टिकुलर कंपनी सोचती है, समझती है। कंज्यूमर के साथ में एक असिमेट्री पहले जो थी, जहां पर प्रोमोटर अपने खुद के इंटरेस्ट को प्रमोट करता रहता था, वो प्रेवेलेंस अब कहीं ना कहीं रेरा के आने के बाद में कंज्यूमर को थोड़ा सा एक फेयर रेशियो प्रोवाइड करने का काम करता है। देखो नेगोशिएशंस जो होती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट काम करती है हमेशा से, कि कभी भी कोई आ गया, मान लो लेजिस्लेशन आ गया, कोई कानून अभी आया है रेरा, तो टाइम पे अगर डिस्कशन डिबेट हो जाए, दो पार्टीज के बीच में नेगोशिएशन हो जाए कि भाई ठीक है ये भाव है, इस तरीके से इतनी बड़ी दुकान आपको मिल जाएगी, तो वो चीज़ जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकती है, कि जो वाकई में टारगेट किया गया था रेरा से कि हाँ भाई कंज्यूमर को फ़ायदा होना चाहिए, तो नेगोशिएशंस में कहीं ना कहीं वो कोशिश भी की जाती है कि उसको डिरेल किया जाए। बट आप देखोगे अच्छा खासा डेलिब्रेशन डिस्कशन हुआ, और उसके बाद में हमारा रेरा जो अभी फाइनल बन के आया है 2016 में जो एक्ट बना, उसके बेसिस पे आज बहुत हद तक कहीं ना कहीं रेगुलेटेड मैनर में रियल एस्टेट सेक्टर को कंट्रोल किया जा रहा है। वैसे तो देखो रेरा को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, आप देखोगे 2013 में जो यूपीए की गवर्नमेंट थी उसी टाइम पे, बट फाइनल एक्ट बना 2016 में। बट राइटर जो है वो बता रहे हैं कुछ कमियां, कि 2013 में जो बिल था उसमें क्या कमियां थी। एक तो ये कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे उनको कवर नहीं कर रहा था वो रेरा का वो बिल था जो, और कॉमर्शियल रियल एस्टेट को भी कवर नहीं कर रहा था। बट उन चीज़ों को करेक्ट करके जैसे ही 2014 में एनडीए फर्स्ट गवर्नमेंट आती है, बोलो उस टाइम पर ये सारी करेक्शन कर दिए जाते हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स को भी इंक्लूड कर दिया जाता है बिल में, और अल्टीमेटली आप देखोगे एक्ट में ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ बोले करेक्ट की गई। 2013 में जो पार्लियामेंट में ये जो बिल पेंडिंग था, तो उसमें आप देखोगे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, वहाँ पर भी रूलिंग पार्टी जो थी उनकी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ही रियल एस्टेट को या फिर प्रॉपर्टी सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए अपना खुद का कानून बना लिया, और उसको आर्टिकल 254 के अंडर प्रेसिडेंट से असेंट ले ली। ठीक है, अब आप देखोगे कानून बिल बन रहा है, और जल्दबाजी में महाराष्ट्र में ये कानून बन के आता है। तो इस तरीके से आप देखते हो महाराष्ट्र ने अपनी तरफ से कानून बना लिया। दूसरा फिर बात आ जाती है वेस्ट बंगाल की। बोला वेस्ट बंगाल ने भी एग्जैक्टली यही किया, जबकि वेस्ट बंगाल ने तो कब किया, जब कानून बन करके आ गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो राइटर यहाँ पे पॉइंट आउट क्या करना चाह रहे हैं, कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने तो चलो ठीक है कानून बना दिया, आर्टिकल 254 में प्रेसिडेंट से असेंट ले ली, बट उस केस में महाराष्ट्र ने अपने कानून को रिपील कर दिया जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट का रेरा आया।
समझ गए? सेंट्रल गवर्नमेंट का रेरा आता है, आते ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपनी पावर रिपील कर ली। बट दूसरा केस अगर हम देखें तो उस केस में वेस्ट बंगाल का आप देखोगे 2017 में वेस्ट बंगाल ने अपना खुद का कानून ला दिया, जबकि 2016 में रेरा एक्ट आ गया था और उसका एक्ट का नाम क्या है? वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन। तो यहां पर राइटर ये कहना चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल वाला कानून जो है वो बिल्कुल रिफ्यूज कर रहा है रेरा को, जबकि वेस्ट बंगाल का ये कानून था, इसको जरूरत क्या थी कि प्रेसिडेंट की एसेंट ली जाए आर्टिकल 254 के अंडर में। बट इन्होंने कोई यहां से रिक्वेस्ट नहीं की, ना कोई प्रेसिडेंट की एसेंट ली और कानून अप्लाई कर दिया। अल्टीमेटली ये जो लॉ है ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। एक तरफ है रेरा और दूसरी तरफ है वबीरा। ठीक है, अब इनमें ये बात है सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है कि आगे क्या करना चाहिए। अच्छा, महाराष्ट्र वाला जो केस था, महाराष्ट्र वाला जो कानून था, उसके बेसिस पे बॉम्बे हाई कोर्ट में बहुत सारी पिटिशंस भी लगी, बट बॉम्बे हाई कोर्ट ने रेरा की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए और इसको अपहेल्ड किया कि रेरा के प्रोविजंस हैं वो बिल्कुल सही हैं, कोई खराबी नहीं है, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने की पूरी बात की जा रही है। तो पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है कि रेरा में जो प्रोविजंस किए हुए हैं ना, जिसमें एक तो ये कि माना कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ये बिल लाया था और उसी के बेसिस पे कानून बना, बट स्टेट गवर्नमेंट को पूरी पावर दे रखी है ज़्यादा से ज़्यादा। केवल लॉ तो बना दिया सेंटर ने, स्टेट्स को देखो पूरी पावर दे रखी है कि वो नोटिफाई कर सकता है रूल्स को। इसके अलावा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो भी स्टेट ही अपनी तरफ से इस्टेब्लिश करेगा, और ऐसे ही जो एपेलेट अथॉरिटीज़ है, एपेलेट ट्रिब्यूनल है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट ही है, वो इस्टेब्लिश करेगी। तो आप देख सकते हो कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है, बाकी स्टेट्स को ऑटोनॉमी पूरी दे रखी है। तो इस केस में डे टू डे बेसिस में, क्योंकि स्टेट्स को ही अल्टीमेटली डील करना पड़ता है, और साथ में एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट प्रोजेक्ट भी तैयार करना, जिससे कि एक ट्रांसपेरेंट मैनर में सारी इन्फॉर्मेशन एक वेब पोर्टल पे अवेलेबल हो जाए और कंज्यूमर जाकर के वहाँ पे देख सके कि कौन सी प्रॉपर्टी में मुझे इन्वेस्ट करना है। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दी हुई हैं। तो इस केस में क्या है, पूरा का पूरा मुद्दा यहाँ पर आ जाता है कि अभी कितने स्टेट्स ने एक्सेप्ट किया, कितने ने अभी तक भी नहीं किया। देखो 34 स्टेट और यूटीज़ ने नोटिफाई कर दिए हैं रूल्स को, 30 स्टेट और यूटीज़ ने अपनी खुद की रेगुलेटरी अथॉरिटीज स्टैब्लिश कर दी है, 26 यूटी और स्टेट्स ने एपेलेट ट्रिब्यूनल भी स्टैब्लिश कर दिए हैं। तो आप देख सकते हो वेब पोर्टल भी कहीं ना कहीं ऑपरेशनलाइजेशन हो चुका है, प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन उस पर पूरी डिटेल में अवेलेबल है, जो कि मेन हार्ट है कि प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसपेरेंट मैनर में यूजर या कंज्यूमर के पास में अवेलेबल हो। तो यहाँ पर पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं राइटर कि जैसे सेबी है ना, सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करता है ना, वैसे ही रेरा जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करेगा। तो इससे क्या होगा, हमेशा एक कंज्यूमर का जो इन्वेस्टर है, जो कुछ पैसा लगाता है, अपनी खून पसीने की कमाई को लगाता है, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? तो यहाँ पर राइटर बोलने चाह रहे हैं कि रियल एस्टेट की जब बात आएगी ना, तो दो एराज की बात होगी, एक तो प्री रेरा और एक पोस्ट रेरा। ठीक है, कंज्यूमर को कितनी वेलफेयर मिली, कितना उनका जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट हुई, वो सारी चीज़ें। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल है यस इंडिया कैन, रामा बीजापुरकर के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर हमेशा से बुल्स आई को हिट करते हैं, मतलब हमेशा से इंपॉर्टेंट चीज़ों को पिक करते हैं और उनकी ब्रांडिंग करते हैं, मैसेजिंग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आइडियाज़ को अपनी उस ब्रांडिंग के थ्रू। बोला आत्मनिर्भर भारत भी कुछ ऐसा ही है जिसमें सेल्फ रिलायंस की बात की जा रही है। बट राइटर यहाँ पे पॉइंट बोलाना चाह रही हैं कि 1991 के बाद में जब से ग्लोबलाइजेशन का सिस्टम शुरू हुआ है, तब से अगर इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को देखें तो हम इग्नोर नहीं कर सकते कि हम फिर से सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर विश्वास करें। तो हमें ज़रूरत है आत्मनिर्भर भारत की बजाय आत्मविश्वासी भारत, जो कि इंटरनेशनली compete कर सके। अभी सेल्फ सफिशिएंसी और सेल्फ रिलायंस, इन दोनों के अगर हम देखें तो आत्मनिर्भर भारत कहीं ना कहीं सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, टिल्टेड। तो यहाँ पर राइटर बोलना चाह रही हैं रिपीटेडली कि हमें ज़रूरत है आत्मविश्वासी भारत, सेल्फ कॉन्फिडेंट इंडिया, जहाँ पर एक बिहेवियर, एक एटीट्यूड हो, यस वी कैन, हम कर सकते हैं। और वहाँ पर ये एंथुजियाज्म एक एक इंडिविजुअल, एक एक यंग इंडियन में, एक एक बिजनेस में आनी चाहिए, तब जाकर के एक ग्लोबल सिटीजनरी का जो आइडिया है ना, वो भी लगातार बनता रहेगा और हम ग्लोबल सप्लाई चेन में हम वाकई में पार्टिसिपेट करेंगे। और जैसे ही हम ग्लोबल सप्लाई चेन में पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारी प्रॉस्पेरिटी इंश्योर होने में
कोई कमी नहीं रहेगी। आज चाइना को देखो, एक्सपोर्ट बेस्ड ही तो वो प्रॉस्पेरिटी गेन कर पाया है ना। तो वही चीज़ हमें कहीं ना कहीं लर्न करने की ज़रूरत है और अप्लाई करने की ज़रूरत है। देखो, जब हम बात करें कि हमारे पास में बहुत शानदार हेरिटेज है, तो हेरिटेज की अगर बात की जाए ना, तो आप इसका मतलब अपने पास्ट को याद करके बात कर रहे हो, तो राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं वो थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच हो गई। आप क्यों ना फिर नेक्स्ट जनरेशन को ट्रेंड करने की बात करो, वो अटैकिंग अप्रोच हो पाएगी। तो हमें हमारे इंट्रिंसिक बिलीफ को ज़्यादा करने की ज़रूरत है, हमें हमारे खुद पर कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है। अगर प्री लिबरलाइजेशन पीरियड की बात करें, 1990 से पहले की बात करें, तो वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेल्फ रेस्पेक्ट को भी कहीं ना कहीं हमने डाउन किया था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के सामने। जैसे हम ओपन हुए तो हमने क्या पहले क्या आदत थी कि वर्ल्ड से बिल्कुल सेपरेट जा करके, उसकी वजह तो देखो बहुत सारी थी कि हम पहले ओपन क्यों नहीं थे। जैसे कि हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो कॉलोनियल पीरियड में बहुत सारी हार्डशिप का सामना करना पड़ा था हमें। तो इस वजह से ये डर था कि कहीं दूसरी कोई ईस्ट इंडिया कंपनी बन करके ना आ जाए। बट अब जैसे ही लिबरलाइजेशन आ गया, तो कम से कम जो अपर क्लास के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाते हैं, उनके देखो कॉन्टेक्ट आउट ऑफ इंडिया है, और वो अब थोड़े से और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। अब वो डरते नहीं है क्या होगा। तो आत्मविश्वासी भारत और मेक इन इंडिया, इन दोनों को हमें साथ में लेकर के आगे चलने की ज़रूरत है। हमें चाइना की डोमिनेंस जो कि मैन्युफैक्चरिंग में है वर्ल्ड ओवर देख पा रहे हैं, और ये चीज़ कहीं ना कहीं अब देखो पेंडेमिक के टाइम पे चाइना को खैर क्वेश्चन भी किया गया है, और पेंडेमिक के टाइम पे ये चीज़ बड़ी इजीली और बड़ी कह सके ना एफर्टलेसली एक्सपोज हुई है कि चाइना वाकई में कितना ज़्यादा डोमिनेट करता है और अपनी डोमिनेंस। ऑस्ट्रेलिया का केस हमें पता है कि किस तरीके से ट्रेड का फ़ायदा उठा करके ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर बनाने की कोशिश की थी चाइना ने। तो कहने का मतलब ये है कि हम चाहे थोड़ा सा शेयर ही रखें इंटरनेशनल ट्रेड में, बट उस शेयर को हम प्रॉपर वे में अगर यूटिलाइज करेंगे, तो उसके लिए हमें अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी होगी, और उससे हम वाकई में और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे और compete भी कर पाएंगे और लीड भी करेंगे। हमें आत्मविश्वास पर अगर देखें, तो आज फार्म फैक्ट्री की बात करो, कल ही बोरिस जॉनसन ने क्या कहा, मतलब बोरिस जॉनसन नहीं, सॉरी, यूके के एक लीडर ने कहा कि भाई इंडिया जो है वर्ल्ड की फार्मेसी है, वर्ल्ड फार्मेसी बोला। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा रिकॉग्निशन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वैक्सीनेशन जो है ना, उस प्रोग्राम में इंडिया का सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक जो है, ये मिलकर के बहुत हाई स्केल के ऊपर प्रोडक्शन कर रहे हैं वैक्सीन्स का, और उनकी डिमांड भी है इंटरनेशनली। तो वो जो चीज़ देखेंगे ना, तो वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देती है कि इंडिया कैन डू, यस वी कैन डू। तो इस चीज़ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। क्यों ना हमारे जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। इनको लोन लेने के लिए ये ना कहें कि भैया आपको लोन के लिए आपके पास में कोई प्रॉपर कोलेटरल नहीं है जी, ऐसा नहीं। आप आओ, आप लोन मिलेगा, आप अपने प्लान बताओ और उस पर फिर एग्जीक्यूट करो। क्यों ना हम हमारा इंडियनाइज्ड एक अमेजोन, खुद का ब्रांड क्यों नहीं बन सकता भाई? क्यों अमेजोन बाहर का ही है? क्यों एमएनसीज हमारे यहाँ पर आकर के रूल वायलेट कर रही है? उनको भी तो सवाल मतलब सही तरीके से सिखाया जा सकता है। तो इस तरीके से हमें हमारे यहाँ के लोग जो हैं, हमारे यहाँ का जो यूथ है, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसको हमें हार्नेस करने की ज़रूरत है। तब जा कर के हम इंटरनेशनली अपने आप को कॉन्फिडेंट शो कर पाएंगे। और आप देख सकते हो जब आत्मविश्वास होता है ना, तब जा कर के लोग आपकी तरफ अपने आप ही आते हैं। ठीक है, इंटरव्यू में भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही देखा जाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। तो क्या वही चीज़ हमें अप्लाई करने की ज़रूरत है। हमें जो पावर ऑफ क्लोज लूप था ना, जिसमें हमने केवल बंद किया अपने आप को, खुद को उसी में घूम रहे हैं, उसको बंद छोड़ करके अब बाहर निकलने की ज़रूरत है। आज हमें इंटरनेशनली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में देखो कितना ज़्यादा एक्सेप्ट किया, सॉफ्टवेयर में देखो कितनी शानदार शानदार एप्लीकेशन इंडिया बना करके देता है। इंटरनेशनल बड़ी कंपनीज जो हैं, वो इंडिया की कंपनीज को आउटसोर्स करती है। हाँ, वो बात सही है कि हमारे यहाँ पर लेबर सस्ता है, तो क्यों ना उसको फिर और कॉन्फिडेंस में लाया जाए। समझ गए? इसी तरीके से आज यूपीआई देखो, एक प्लेटफॉर्म है सॉफ्टवेयर बेस्ड, जिसके बेसिस पे कितना ज़बरदस्त इंटीग्रेट किया हुआ है सारे बैंकिंग सिस्टम को, और सेकंडों में अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, जो कि वर्ल्ड में इंडिया के अलावा दूसरे बड़े बड़े कंट्रीज़ में इतना ज़बरदस्त तरीके का सिस्टम अवेलेबल नहीं है। तो क्यों ना हम और ज़्यादा इसी तरीके का कॉन्फिडेंस हमारे यहाँ पर यूथ में डालें, यहाँ पर एनर्जी को हार्नेस करें, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करें। आज
एफडीआई के लिए हम लगातार कोशिश करते रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई आए और हम काम कर पाएँ। तो हमारे पास में जो अवेलेबल है, अगर उसी को कॉन्फिडेंटली अगर करेंगे हम, और इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस को लर्न करते हुए, ऐसा नहीं कि आपने मार्केट क्लोज कर दिया फिर, नहीं नहीं नहीं, ये तो फिर वो हो जाएगा कि आप अपनी धुन में बिल्कुल मग्न हो और सेल्फ कॉन्फिडेंट बोल रहे हो खुद को। क्योंकि राइटर लास्ट में क्या बोलना चाह रही है यहाँ पे देखो, कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्मोकिंग योर ओन डोप, मतलब आप अपनी धुन में खुद ही खुद बावड़े हुए फिर रहे हो। इसमें बहुत ही कम एक पतली सी लाइन ही है। तो हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। और कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, जब आप चेक करते रहते हो खुद को और खुद को पाते हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूं। तो बोला इसी चीज पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। फिर चाहे एमएनसी, चाहे अमेजोन जैसी बड़ी कंपनियां कोई भी आए, तो हमें इस चीज के लिए डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी खुद की अमेजोन जैसी कंपनियां खड़ी हो सकती हैं। और उसके लिए हमें ग्लोबलाइजेशन से बंद करने की जरूरत नहीं है, ओपन करने की जरूरत है, जिससे हम ग्लोबल सप्लाई चेन में भी पार्टिसिपेट कर सकें। आज हम जो कुछ भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंटरनेशनली, आज यूएसए इंडिया के लिए सोचता है, यूके इंडिया के बारे में सोचता है, इंडो पैसिफिक की जब भी बात आती है तो वहां पर इंडिया अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। तो उस केस में इंडिया को अपने आप के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है, जिसके लिए हमें आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ हमें किस पर जाने की जरूरत है, आत्मविश्वासी भारत पर। ठीक है, मैनेजमेंट, रिसर्च, इस पर हमें एम्फेसिस डालने की ज़रूरत है। जहाँ पर आज देखोगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कितनी बात आती है, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे आप बात करो हेल्थ सिस्टम की, चाहे एजुकेशन की, जैसे हमने अभी बात की चाइना के रिलेशंस की, चाइना के बारे में हमें डिकोड करना है, तो वहाँ पर कमी किसकी आ रही है, रिसोर्सेज की, सॉरी रिसर्च की कमी तो आ रही है ना। तो क्यों ना उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, एक रेलेवेंट रिसर्च हो। तो क्यों हम वेस्टर्न कंट्रीज़ के एक्नॉलेजमेंट की वेट करेंगे कि हाँ वहाँ के जर्नल में अगर हमारा यहाँ का रिसर्च पेपर पब्लिश होगा तो ही वो थोड़ा सा रेपुटेटेड होगा, क्यों नहीं हमारी खुद की पब्लिकेशन यहाँ की जनरेट हो सकती है। तो उन चीज़ों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो, लर्न करो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस से, अप्लाई करो, कॉन्फिडेंट फील करो, चेक एंड बैलेंस क्रिएट करते रहो और आगे से आगे बूस्ट करो इकोनॉमी को। अपने आप ही सेल्फ रिलायंट इंडिया नहीं, आत्मविश्वासी भारत अपने आप में एक मेजर सुपर पावर बनने की पूरी कैपेसिटी रखता है और बन भी सकता है। यही चीज़ यहाँ पर इस आर्टिकल में मेनली बताई गई है राइटर के द्वारा। और हमने 2 आर्टिकल इसी तरीके डिस्कस किए। डिस्कशन यहीं खत्म है। थैंक यू वेरी मच।